हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 7th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो यहाँ पर वन शॉट में ही ये पूरा चैप्टर होगा जिसमें आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड मिलेंगे। जो चीज़ें पढ़ने लायक हैं वो आपके लिए अंडरलाइन हैं और जो चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्टली लर्न कर लेनी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो हाईलाइट है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाली पैराग्राफ में बोला है यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can remove. कहने का मतलब है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि हर ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए। तो ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें सभी पार्ट्स तक पहुँचें, और जब ये सारी चीज़ें सभी पार्ट्स तक पहुँचेंगी तो ये भी ज़रूरी है कि जो वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव किया जाए। ओके, जो चीज़ें यूटिलाइज़ करने लायक हैं वो चीज़ें यूटिलाइज़ कर ली जाएंगी, एनर्जी ले ली जाएगी उनसे, और जो चीज़ें वेस्ट हैं जो जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। यू हैव वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड। लुक एट द फिगर 11.1। आप ये चीज़ समझना चाहेंगे ही कि ये सारी चीज़ें होती कैसे, मतलब हमने फूड वाटर ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया और बॉडी से जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव हो गई। तो इस चैप्टर में हमें यही समझना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग 11.1 की फिगर से। 11.1 फिगर जो आपको दिख रही है ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें आपको हार्ट दिख रहा है सेंटर में, ये हार्ट है, और हार्ट के साथ साथ ही आपको पूरी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, कुछ ब्लू कलर की हैं, कुछ रेड कलर की हैं। सो यही देखने के लिए आपसे बोला गया है। तो यहाँ पे हार्ट और ब्लड वेसल्स दिखा दी गई हैं। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है अपना हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में दो तरह की ब्लड वेसल हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं। जहाँ पे ये दोनों नेटवर्क बनाती है टिश्यू के पास उसको कैपिलरी बोल देते हैं। बहुत सारी फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कैपिलरीज बोल दिया जाता है। ओके, चलिए तो समझते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने समझा ही कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ब्लड आएगा, और इस ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए, या वेस्ट ब्लड को, वेस्ट नहीं बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 कंटेनिंग ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी से रिमूव लेके आने के लिए, प्योर करवाने के लिए चाहिए ब्लड वेसल्स। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होगा, ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, लेकिन इस ब्लड को पंप करने के लिए हमें क्या चाहिए? हार्ट चाहिए। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ओके, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड के बारे में। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड? आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि अगर थोड़ा सा भी कट लगता है तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, और ब्लीडिंग जब होती है तो ब्लड जो है मतलब बाहर की तरफ आता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है? तो ये ब्लड है क्या चीज़? ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड को बोला जा रहा है जो कि इन ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। ओके, इट ट्रांसपोर्ट, इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस याद रखें, फंक्शंस साइड से लिख लीजिए, फंक्शंस, और नंबर 1 2 3 करके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस लर्न करने हैं आपको। सबसे पहली चीज़, ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उस डाइजेस्टेड फूड को सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग से सभी पार्ट्स तक बॉडी के। इसके साथ साथ ब्लड का एक और काम है, ब्लड जो है वो वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए उसको जगह तक पहुंचाएगा। ओके, जो कि किडनी करती है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इतने सारे सब्सटेंसेस कैसे कैरी करता है? सो ब्लड असल में है क्या? ब्लड एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो कि इसमें सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हम उन पार्टिकल्स को बोलते हैं जो अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं होते, बट इतने डिजोल्व हो गए होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। ओके, तो कुछ ऐसा ही, अगर आप ब्लड को देखते हैं तो ब्लड आपको रेड पूरा दिखेगा, आप उसमें कोई सब्सटेंस नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से आपको सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। अब ब्लड में दो चीज़ें हैं, ब्लड में दो चीज़ें हैं, एक मिनट, एक आपको मिलेगा लिक्विड पार्ट और एक आपको मिलेगा सॉलिड पार्ट, जो कि असल में सेल्स हैं या कह सकते हो कर्पस्कल्स हैं। ओके, लिक्विड पार्ट जो है इसको बोल दिया जाता है प्लाज्मा।
ज़्यादातर ब्लड में प्लाज्मा ही होता है, मतलब फ्लूइड पार्ट होता है, इसीलिए ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। सॉलिड पार्ट मतलब जितने भी सेल्स हैं, तो यहाँ पे 3 तरह के सेल्स मिलेंगे आपको। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट आपको मिल ही रहा है कि 1 टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड कलर पिगमेंट। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी की वजह से जो RBCs होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपको हीमोग्लोबिन के बारे में समझनी है वो है इसका काम। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। ये ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और बॉडी के सभी पार्ट्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझा RBC के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। अल्टीमेटली आपके सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, किसके साथ बाइंड होके? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पकड़ के ले जाएगा, लंग से जितनी भी ऑक्सीजन है उसको पकड़ के लेके जाएगा और सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। पर ये हीमोग्लोबिन RBCs में होते हैं। ओके, इसी वजह से RBCs रेड कलर के होते हैं। मतलब आप समझिए कि बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है। सो बढ़ते आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको NCERT के क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, व्हाट मेक्स RBCs रेड, या RBCs रेड कलर के क्यों दिखते हैं, या किसकी प्रेजेंस की वजह से होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं WBCs पर। WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका कलर वाइट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए इनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनको ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं, सॉरी ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, पर ये आपको याद नहीं रखना, आपके क्लास के अकॉर्डिंग बस आप वाइट ब्लड सेल्स याद रख लें। जैसे कि RBCs को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वो भी आपको याद नहीं रखना। ओके, सो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितना है अभी उतना ही देखें। तो ब्लड में WBCs हैं, इन WBCs का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से लड़ना। जितने भी जर्म्स हमारी बॉडी में हमसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, ये उनसे फाइट कर जाते हैं। जो भी जर्म्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, हमें डिजीज़ कॉज करने के बारे में सोचेंगे, ये उनसे लड़ाई करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सोल्जर्स बोलते हैं अपनी बॉडी के। ये बात आप याद रखें, सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी बोला जाता है। ओके, सो RBCs आर सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। आपने एक चीज़ और देखी कि अगर आप गिर जाते हैं, आपके पैर में या नी वगैरह में चोट वोट लग जाती है। यहाँ पे भोजो के रेफरेंस में बताया कि भोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। भोजो जब गेम खेल रहा था उस दौरान वो गिर जाता है, उसकी जो घुटना है, नी मतलब घुटना, वो इंजर्ड हो जाता है। ब्लड बाहर आने लग जाता है जो कट हुआ है उस कट से। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो नोटिस करता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो गई और वहाँ पर रेड कलर का एक क्लॉट बन गया, डार्क रेड कलर का। कट को प्लग करने के लिए, मतलब कट को वहाँ से बंद करने के लिए एक रेड कलर का, डार्क रेड कलर का क्लॉट बन गया है। हिंदी में बोलते हैं इसको खून का गत्था। ओके, सो क्लॉट किसकी वजह से बना है? ये क्लॉट बना है प्लेटिलेट्स की वजह से। ये वही प्लेटिलेट्स है जो कि डेंगू में कम हो जाती है। ओके, सो प्लेटिलेट्स का काम क्या है? प्लेटिलेट्स का काम है क्लॉट बनाने का। ओके, जब भी इंजरी होती है तो अगर प्लेटिलेट्स कम होते हैं तो ब्लीडिंग होती रहती है। अगर प्लेटिलेट्स नॉर्मल हैं तो आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी और वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, जिससे कि हैमरेज ना हो, नहीं तो ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं ब्लड वेसल्स पर। ब्लड वेसल्स में यहाँ पर हम देखेंगे 2 तरह की ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ fresh supply of oxygen fills the lung. Oxygen has to be transported to rest of our body. Also, the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. This blood has go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ज़रा ध्यान से देखें, ये लंग्स है, लंग्स की मदद से हमने O2 इनहेल की। ओके, तो मतलब नोस्ट्रिल की मदद से, और ये लंग्स में O2 पहुँच गई। यहाँ से इस O2 को हार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड वेसल का। फिर हार्ट से जो भी इम्प्योरिटी है, वो जैसे कि CO2, जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स CO2, जब उनको O2 मिल जाती है तो वो CO2 रिलीज कर देते हैं, वेस्ट होती है, क्योंकि CO2 का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है।
और वो CO2 कैरी वाला जो ब्लड है वो भी ब्लड वेसल की मदद से हार्ट तक जाएगा, देन फिर हार्ट से बैक लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, फिर लंग्स में CO2 जाती है और बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये सारे काम कौन करता है? ब्लड वेसल करते हैं। तो मतलब दो तरह की ब्लड वेसल्स हम लोग को पढ़नी है, आर्टरीज और वीन्स, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब होता है कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो वाला ब्लड को लेके जाएंगे हार्ट से सभी पार्ट्स तक। ओके, और क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है, रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक इलास्टिक वॉल होती है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखें, आर्टरीज की वॉल थिक इलास्टिक वॉल होती है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, रैपिड फ्लो होता है ब्लड का। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला है कि प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर मिडिल और इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं फर्स्ट फिंगर जो होती है उसको, और मिडिल फिंगर उसके बगल वाली जो होती है लंबी सी, उसको बोला जाता है। सो इसको आपको रखना है इनसाइड योर लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट के राइट हैंड के ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट रिस्ट में आपके यहाँ पर कुछ पल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ थ्रोबिंग हो रहा होगा। थ्रोबिंग मतलब एक सेंसेशन, ठीक है, आवाज़ जैसी, धड़कने जैसी आवाज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, धड़कन बोलते हैं जिसको। सो थ्रोबिंग का मतलब यही होता है। ये जो थ्रोबिंग है, इस थ्रोबिंग को असल में हम लोग पल्स बोलते हैं। ओके, एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है। सो क्या आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी बीट्स हुई हैं एक मिनट के अंदर? हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आपने कितनी पल्स बीट काउंट की हैं? तो यहाँ पे पल्स रेट भी एक इम्पॉर्टेंट डिफाइन है। पल्स रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर कितनी बीट्स आपने ऑब्जर्व की जब आपने ये चीज़ देखी। तो ये वाला हैंड है राइट हैंड और ये वाला हैंड है लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड के यहाँ पर आपको देखना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को रख के आपको थ्रॉबिंग जैसा मिलेगा, जिसी को हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। पल्स बोलते हैं, और एक मिनट में जितनी भी बीट्स की जाती हैं उनको पल्स रेट बोल दिया जाता है। अगर एक नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन है, आप आराम से बैठे हुए हैं, नॉर्मल कंडीशन में है, तो आपकी पल्स रेट जो होगी वो 72 to 80 बीट्स पर मिनट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें ही रखें। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट आपके लिए थोड़ी सी एक्टिविटी है कि आपको रिकॉर्ड करनी है पल्सेस अपनी और अपने क्लासमेट्स की, जिसके लिए 5 आपको रोज़ दी हुई हैं, इनमें आप कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग वीन्स पर। आर्टरीज में हमने समझा कि आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सभी पार्ट्स तक ले जाने का काम करती हैं। वीन्स क्या करती हैं? वीन्स वो वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, मतलब CO2 रिच ब्लड को, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 भरी हुई है, या कह सकते हो CO2 है, उस ब्लड को सभी पार्ट से वापस से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो कर रहा है। प्योर ब्लड फ्लो करवाने का काम आर्टरीज का, इम्प्योर ब्लड फ्लो करवाने का काम वीन्स का। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड। ओके, चलिए। सो ये जो वीन्स होती हैं, इनकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है, क्योंकि इनका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता नहीं है। सो एक और चीज़, ये जो वीन्स होती हैं इनमें वाल्व्स होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, ब्लड फ्लो होने लग जाता है हार्ट की तरफ। ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन बनाने के लिए आता है, काफ़ी सिंपल है। सेंटर में आपको हार्ट बनाना है, हार्ट बना के ऊपर लंग्स है, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स आपको देखने को मिलेंगे, पेयर ऑफ लंग्स। अब देखो यहाँ पर वीन का तो आप समझ ही गए कि हार्ट से जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं, उन सभी बॉडी टिश्यूज़ तक, हार्ट से जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं उन सभी बॉडी टिश्यूज़ तक प्योर ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? आर्टरीज़ का है। ठीक है, और टिश्यू से जो CO2 वाला ब्लड है, CO2 कैरिंग ब्लड, वो ब्लड पहुंचाने का किसका काम है? वो काम है वीन्स का। ओके, ये चीज़ आप पहले ही समझ गए। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है पल्मनरी वीन और पल्मनरी आर्टरी। इसका MCQ भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ओके, सो ये CO2 वाला ब्लड है, तो ये दोनों तो आपको याद हो गई। हार्ट से सभी टिश्यूज़ तक, सभी पार्ट्स तक प्योर ब्लड पहुँचाने का काम आर्टरी का, और सभी टिश्यूज़ या बॉडी पार्ट से हार्ट तक CO2 ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड पहुँचाने का काम किसका है? वीन्स का। लेकिन लंग्स से प्योर ब्लड
लंग से प्योर ब्लड पहुंचाने का, लंग से हार्ट तक प्योर ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? पल्मनरी वीन का। और पल्मनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट से CO2 वाला ब्लड, CO2 एनरिच ब्लड लंग्स तक पहुंचाती है। तो मतलब अभी जो आपने आर्टरीज और वीन पढ़ी थी उनका अपोजिट है, इसीलिए बस ये याद रखना है, हमारी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड पहुंचाने का काम आर्टरी का होता है, बस एक पल्मनरी वीन है जो कि प्योर ब्लड पहुंचाती है हार्ट तक लंग्स से। लंग से जो प्योर ब्लड होता है वो हार्ट तक पहुंचाने का काम पल्मनरी वीन का होता है, और हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम पल्मनरी आर्टरी का होता है। ठीक है, जो कि CO2, ये उल्टा है, इनका सीक्वेंस कुछ उल्टा है, बाकी सारे आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से वो जो हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं। आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट हेयर पल्मनरी वीन ऑल्सो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होना ही है। हमने तो अभी ऊपर वाली लाइन में पढ़ा ही था कि भाई आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो गया, लंग से हार्ट तक जो ब्लड जा रहा है वो पल्मनरी वीन के थ्रू जा रहा है। तो कुछ नहीं, पहली बताती है, पहली एक्सप्लेन करती है कि असल में पल्मनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, इसीलिए हम इन्हें पल्मनरी आर्टरी बोलते हैं। सॉरी, पल्मनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड कैरी करती हैं, हार्ट से ब्लड कैरी कर रही हैं, तो हार्ट से अगर ब्लड जाता है तो वो आर्टरीज की मदद से ही जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हार्ट से जो ब्लड गया आर्टरीज की मदद से गया, हार्ट से जो ब्लड गया आर्टरीज की मदद से गया, इसीलिए आप एरो लगा दें, बुक में एरो जरूर लगा दें जिससे कि आपको इतना कन्फ्यूजन ना हो। तो हार्ट से जो ब्लड जाता है वो आर्टरीज की मदद से ही जाता है, इसीलिए पल्मनरी आर्टरी का भी नाम आर्टरी रख दिया है, जबकि होना वीन चाहिए था अगर हम ऊपर वाले सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो। ठीक है, तो इसको हम वीन नहीं बोलते हैं। इसी तरह से वीन जो है वो कैरी करती है, इट कैरीज, सॉरी, पल्मनरी आर्टरी के बारे में ही अभी बताया जा रहा है कि पल्मनरी आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक कैरी करती है। और पल्मनरी वीन क्या करती है? पल्मनरी वीन ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है हार्ट तक। ओके, तो हार्ट तक जो ब्लड आता है, हार्ट के पास जो ब्लड आएगा वो वीन के थ्रू आएगा, और हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो आर्टरी के थ्रू जाएगा, चाहे वो कहीं भी जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी। नेक्स्ट आप आगे पहुँचते हैं, आप देखते हैं कि डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स। आपने कभी ये चीज़ देखी है कि आर्टरीज जो होती है वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है? ये देखिए फिगर में आप देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, मेन ब्लड वेसल्स भी हैं, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, जैसे एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं ना, एक ब्रांच से बहुत सारी सब ब्रांचेस निकलती हैं, बस वैसे ही। तो ऑन रीचिंग द टिश्यूज तक पहुंचने के बाद दे मतलब आर्टरीज और वीन्स, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। सो कैपिलरी क्या करती है? कैपिलरी जॉइन अप टू फ्रॉम वीन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। बाकी बढ़ते हैं हम आगे। तो ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है ना पूरा ब्लड वेसल्स का, इन्हीं को कैपिलरीज बोला जाता है, जिनमें पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और ये जॉइन शुरुआत होती है इनकी आर्टरी से, आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है, और आगे जाके ये जॉइन होके मिलके बनाती हैं वीन्स, और इन वीन्स से जो भी जो भी ब्लड है CO2 ब्लड, वो किस में जाके किस में पहुंच जाता है? हार्ट में पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोग हार्ट की बात करते हैं। हार्ट एक ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, और किसकी तरह काम करता है? पंप की तरह। जैसे हमारे घर में पंप, कूलर की पंप होती है, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, और ब्लड को पहुंचाने का काम करता है सभी पार्ट्स तक, और ब्लड के थ्रू जो भी सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, ऑक्सीजन, फूड, वो सारा कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। हार्ट का काम है पंप करने का, इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। मतलब क्या आप ये, जैसे कि आपने कूलर वगैरह की पंप देखी है, डेजर्ट कूलर जो आता है, उनकी पंप खराब हो जाती है। अगर ऐसे ही हमारी बॉडी की पंप खराब हो जाए तो मतलब क्या होगा? तो कुछ नहीं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, और ये स्टॉप नहीं होता। मतलब हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है बिल्कुल पंप की तरह, लेकिन नॉन स्टॉप वर्क करता है। ओके, रुकता नहीं है। सो हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में, और इसका जो लोअर टिप है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। ओके, तो ये चीज़ याद रख लें आप, बाकी चेस्ट कैविटी याद रखें लोकेशन में। अब होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम दैट मेक्स यू फिस्ट।
कहने का मतलब है कि आपको फिस्ट बनानी है, जितना आपका फिस्ट का मुट्ठी जिसको बोलते हैं हिंदी में, जितना आपके मुट्ठी का साइज़ है रफली उतना ही आपके हार्ट का साइज़ होता है। तो हमने ये समझा कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हमने ये समझा कि ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, हमने ये समझा कि ये कंटिन्यूसली पंप करता रहता है ब्लड को, और इसका साइज़ होता है रफली आपकी फिस्ट के हिसाब से, मतलब जो मुट्ठी होती है उसके बराबर का। अब बच्चों के दिमाग में ये भी चीज़ आती है कि जब हार्ट में प्योर ब्लड आ रहा है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो क्या वो दोनों मिक्स नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाली जगह हैं, ठीक है। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं, सिंगुलर टर्म एट्रियम है। नीचे के जो 2 चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रियम में प्योर ब्लड आएगा और वेंट्रिकल्स में इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल की बात की है। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए हार्ट है आपका, यहाँ से देखने आपको 4 चैम्बर दिखेंगे। चैम्बर नंबर 1 ये है लेफ्ट एट्रिया, इसमें प्योर ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, चैम्बर नंबर 2। और यहाँ से जितना भी ये प्योर ब्लड है, ये इस प्योर ब्लड को पहुँचा दिया जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ से निकलेगा, पीछे की तरफ से पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये ऑल्टा जाके आगे बहुत सारी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचा देते हैं। ये पहुंच के प्योर ब्लड। इसी के साथ साथ आपको इम्प्योर ब्लड आप देख सकते हैं कि राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है इम्प्योर ब्लड वेना केवा के थ्रू ऐसे इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और ये इम्प्योर ब्लड पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में। तो एट्रियम में सबसे पहले आया प्योर ब्लड, वो वेंट्रिकल में गया, और राइट एट्रियम में आ रहा है इम्प्योर ब्लड, मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। यहाँ पे राइट एट्रियम में आ रहा है इम्प्योर ब्लड और वो कहाँ पहुँच रहा है, राइट वेंट्रिकल में पहुँच रहा है। अब यहाँ राइट वेंट्रिकल से इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुँचा दिया जाता है पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू। ये पल्मनरी आर्टरीज ऐसे डिवाइड हो रही हैं, ओके क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, और ये आप देख सकते हैं इसका लोअर साइड जो है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है लेफ्ट की तरफ। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होता, आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा। यहाँ आप पार्टीशन देख सकते हैं, इसको सेप्टा बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये वाल्व्स हैं, ये जो आपको वी शेप दिख रहे हैं ये वाल्व्स हैं, ओके। ये बैक फ्लो को रोकते हैं, जिससे कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो। बाकी आप सेप्टा देख सकते हैं, पार्टीशन मतलब आपको बस पार्टीशन याद रखना है, जो कि प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट कर रहा है, जिससे कि वो मिक्स ना हो, ओके। फंक्शनिंग समझने के बाद एरो वगैरह आपने समझ ही लिए हैं कि ब्लड को कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे बता ही दिया गया है। बाकी हम पहुँचते हैं हार्ट बीट की तरफ। हार्ट बीट की तरफ पहुँचते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि हमारी जो हार्ट है वो कुछ मसल से बना हुआ है, जिनको हम हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये जो मसल्स हैं ये हमारी बॉडी की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, इसी मैकेनिज्म की वजह से हम कुछ भी काम कर पाते हैं, ऐसे ही हार्ट कर पाता है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदम के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है हमारी हार्ट मसल्स का, इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन हार्ट बीट बनाएगा। और ये हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर्स के पास एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। डॉक्टर्स आपकी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे स्टेथोस्कोप की मदद से। सो व्हाट इज अ स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई साउंड ऑफ योर हार्ट। आपके हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए ये एक डिवाइस है, और इसमें आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक होगा चेस्ट पीस, जो कि आपकी चेस्ट पर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। 2 है यहाँ पे ईयर पीस, जो कि कान में लगाए जाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आवाज़ सुनी जाएगी। और इनको ज्वाइन करने के लिए पतली सी ट्यूब आ रही है, ठीक है। चलिए, अब डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू स्टेथोस्कोप। मतलब डॉक्टर्स आपके हार्ट की क्या कंडीशन है वो कंडीशन समझने के लिए स्टेथोस्कोप से सुनते हैं आवाज़, और उससे पता चल जाता है। बाकी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं और एक स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बोजो ने एक क्वेश्चन और पूछ लिया है। बोजो ने पूछा है कि स्पंजेस और हाइड्रा, इनके पास भी ब्लड होता है,
सो आंसर कुछ इस तरह से है कि एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पंजेस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रा भी वाटर में होता है। सो मैराइन एनिमल्स है, हाइड्रा फ्री लिविंग एनिमल है और इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। असल में होता क्या है, ये वाटर में होते हैं और उसी वाटर के थ्रू ये फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वही वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट को लेके। मतलब कुछ ऐसा समझिए, ये देखिए मान लेते हैं ये है स्पंज, स्पंज की बॉडी में वाटर गया, साइड से वाटर आ रहा है, वाटर के साथ ही O2 आ रहा है, वाटर के साथ ही फूड आ रहा है, सेल्स ने फूड ले लिया, O2 ले लिया। अब वेस्ट कैसे बाहर निकलेगा, वेस्ट निकल जाता है ऊपर से वाटर की मदद से ही, तो वेस्ट को भी वाटर में ही रिलीज कर दिया जाता है और वेस्ट और जो बॉडी को चाहिए मतलब ऑक्सीजन और फूड वो भी वाटर के साथ ही आ जाता है। ओके, तो मतलब कहने का सिर्फ मेरा ये है कि वाटर यहाँ पर काम करता है तो इनको किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे हमने ब्लड के बारे में समझा वैसे यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। सो इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है ब्लड की तरह, सर्कुलेटरी फ्लूइड भी नहीं है ब्लड के जैसा, ठीक है, क्योंकि सारा काम ये किससे कर लेते हैं, वाटर की मदद से करवा लेते हैं। सो इसके बाद है एक्सक्रीशन इन नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। कहने का मतलब है कि आपको रिकॉल करना है कि किस तरह से लंग्स के द्वारा एक्सलेशन के दौरान जब हम एक्सेल करते हैं तो लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से CO2 रिलीज़ होती है, लेकिन वो CO2 एज अ वेस्ट बॉडी से रिलीज़ होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग एजेशन। सो लेट अस फाइंड नाउ लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो किस तरह से बॉडी से रिमूव होते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। सो यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। ये अनवांटेड मटेरियल पहली चीज़ तो आते कहाँ से हैं, आप लोगों को ये भी चीज़ सोचनी है। व्हेन आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज, दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो हमारे सेल जब अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, ये सेल के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाता है। ये जो सब्सटेंसेज होते हैं, ये जो सब्सटेंसेज हैं जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये टॉक्सिक होते हैं और इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसको बॉडी से भी रिमूव कर दिया जाए। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने वाली जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, जिसके थ्रू बॉडी से जितना भी वेस्ट होगा वो वेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा और उसमें जितने भी पार्ट्स एक्सक्रीशन के दौरान जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन उनको हम मिला के हम बोल देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या क्या कौन से मेन ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सो द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारे ब्लड में जो वेस्ट होता है वो उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। सो हाउ कैन दिस बी डन, ये कैसे होता है, तो अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। ये जो मैकेनिज्म है ब्लड के फिल्ट्रेशन की, इसको करने के लिए कैपिलरीज होती है किडनीज में। इसके साथ साथ व्हेन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा आप ध्यान से सुने कि किस तरह से काम होता है। मैकेनिज्म है एक तरह से बोल सकते हैं वर्किंग। ओके, यहाँ वर्किंग है। सो व्हेन द ब्लड रीचेस टू किडनीज, जब ब्लड दोनों किडनीज तक पहुँचता है, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो उस ब्लड के पास दो तरह के सब्सटेंसेज होते हैं, यूजफुल भी होते हैं कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो यूजफुल सब्सटेंस को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहीं पर जो वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और उनको यूरिन के एज अ यूरिन रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी से जो यूरिन रिलीज होता है वो यूरिन असल में क्या है, वाटर, और उस वाटर के साथ वेस्ट जो कि डिजोल्व है। सो वेस्ट डिजोल्व वाटर है वो जिसको हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है और हम उसे यूरिन बोलते हैं। सो फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी थ्रू tube like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra. So ये जो किडनी से यूरिन रिलीज हुआ है ये यूरिटर्स में जाएगा। ये देखिए ये है बीन शेप किडनी, इन किडनी से जितना भी यूरिन फॉर्म होता है वो यूरिन यहाँ से पास आउट होता है एक यूरिटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम यूरिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक किडनी के पास अपना एक एक यूरिटर होता है। इसके साथ साथ एक कॉमन यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें कुछ समय के लिए जो यूरिन होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए
स्टोर होगा, ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। इसके बाद लास्ट में आपको ओपनिंग से पहले मस्कुलर ट्यूब मिलेगी। ये जो मस्कुलर ट्यूब है छोटी सी, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ओके, सो यूरिनरी ओपनिंग से यूरिन जो है वो पास आउट होगा थ्रू मस्कुलर ट्यूब, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। इसके साथ साथ एडल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को याद रखनी है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो नॉर्मली अबाउट 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में, वन डे, इसको नीचे लिख लीजिए डाटा को कि वन डे में कितना यूरिन रिलीज होता है उसकी बॉडी से। तो 1.8, लगभग 1.8 लीटर यूरिन पर डे जो है रिलीज किया जाता है बॉडी से। ओके, अब ये जो यूरिन है, ये इसमें होता क्या है, यूरिन, ये आपने यूरिन लिख दिया। यूरिन में यहाँ लिखें आप कि 95% क्या होता है, 95% इसमें वाटर होता है। ओके, 2.5% यूरिया होता है। ये यूरिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए हम यूरिया को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। इसके साथ साथ 2.5% इसमें अदर वेस्ट होते हैं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट, ये बात आप नीचे लिख लें। ओके, बढ़ते हैं आगे। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। तो भाई गर्मियों के समय क्या होता है कि स्वेट रिलीज होता है। वो जो स्वेट होता है, स्वेट में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट्स होते हैं। अब भोजो ने भी काफ़ी बार ये चीज़ समर के दौरान देखी है कि वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं क्लोथ्स पर, स्पेशली इन द एरियाज लाइक अंडर आर्म्स वगैरह यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो स्वेट होता है, स्वेट में सॉल्ट्स होते हैं और उन सॉल्ट्स की वजह से वहाँ पे वो पैचेस बन जाते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेट कुछ और भी फंक्शन सर्व करते हैं? सो वी नो दैट द वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट दैट इज कॉल्ड मटका इज कूलर। तो हम लोगों ने सभी ने ये चीज़ देखी है कि जो अर्दन पॉट होता है, मतलब जो मटका होता है, मिट्टी का जो मटका होता है, वो ठंडा रहता है। उसके अंदर जो पानी रखा जाता है वो हमेशा ठंडा रहता है। सो दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। जो मटके के सरफेस पर जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू इवेपोरेशन होता है वाटर का, और इस वजह से सरफेस ठंडा हो जाता है। वो जो ड्रॉपलेट्स होती है, वो ड्रॉपलेट्स मटके से बाहर आती है, सरफेस पे आने के बाद उनको हीट मिलती है, हीट मिलने के बाद वो एवेपोरेट्स हो जाती है। ओके, सो कहने का मतलब यहाँ पर जो मटका होता है उसका सरफेस ठंडा हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर का पूरा पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depend on the availability of water. So aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia. तो देखिए किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया जा रहा है बॉडी से, वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन के पास, किसी भी एनिमल के पास, किसी भी एनिमल के पास कितनी अवेलेबिलिटी है वाटर की। तो अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे फिशेज, वो सेल वेस्ट एक्सक्रीट करती है लाइक अमोनिया, एज अ अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, उसको वाटर में डायरेक्टली डिजोल्व कर दिया जाता है। वहीं पर कुछ लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड वेस्ट, जो कि वाइट कलर का कंपाउंड होता है और यूरिक एसिड हम उसे बोलते हैं। सो द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। जैसे कि हमने देखा 2.5% यूरिया हमारी बॉडी से डेली रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यूरिया में 2.5% यूरिया जो है प्रेजेंट होता है, और वन डे में कितना यूरिन रिलीज किया जाता है, 1.8 लीटर। सो 2.5% ऑफ 1.8 लीटर की बात हो रही है। सो समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। काफ़ी बार क्या होता है, किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। अब किडनी फेलियर हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। सो सच persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. ऐसे जो persons होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनका जो ब्लड है उसको फिल्टर ना किया जाए एक समय के साथ साथ। ओके, तो ये काम आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, डायलिसिस। तो उनका जो ब्लड है वो ब्लड फिल्टर किया जाएगा, पीरियडिकली फिल्टर किया जाएगा एक आर्टिफिशियल किडनी से, और इस प्रोसेस का नाम डायलिसिस बोलते हैं। सो सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। जब हम स्वेट करते हैं, ये मटके वाली बात है, अभी हमने जो मटके वाली बात ऊपर समझी थी कि मटके के अंदर जो पानी होता है वो क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो उसका जो सरफेस पे जितनी भी ड्रॉपलेट्स होती है पोर्स के थ्रू वो बाहर निकलते हैं ड्रॉप्स, और सरफेस जो होता है वो इवेपोरेशन हो जाने की वजह से कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वैसे ही स्वेट का होता है, स्वेट जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर आता है, स्वेट ग्लैंड से रिलीज़ किया जाता है, ऊज आउट करता है यहाँ से, जब ये हमारे सरफेस पे आएगा तो ये इवेपोरेट होगा तो हमारे जो स्किन है उसको ठंडा करके जाएगा। सो इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। ओके,
सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स भी समझ लेते हैं हम लोग। प्लांट्स में किस तरह से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो थोड़ा सा आपको बाद में मिलेंगी, बाकी ये भी बातें इंपॉर्टेंट ही हैं, समझते हैं ज़रा थोड़ा। सो चैप्टर फर्स्ट में आपने समझा कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से, सॉइल से लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। ठीक है, सो द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए, किसका यूज़ करके, वाटर का और CO2 का। लेकिन ये किस दौरान होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। सो यू ऑल्सो लर्न इन द चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आपने समझा कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फूड किसका सोर्स है, हम खाना खाते क्यों हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और हर सेल को चाहिए, हमारे हर सेल को एनर्जी चाहिए। हमारा हर सेल क्या करता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी लेता है और सर्वाइव करता रहता है, अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ जो हैं लाइफ की वो करता रहता है। सो देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर सेल को फूड चाहिए। यू हैव एवर वंडर्ड दैट हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। सो हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड आउट टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। भाई कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि फूड नहीं बनाते, तो उन तक कैसे पहुंचता है वो फूड, ये भी समझते हैं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट की जो हैं रूट्स हैं, ये रूट्स सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो जो वाटर और मिनरल है उन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब रूट्स जो होती है उनमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। ओके, द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals dissolved in the water। root hairs क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ये सरफेस कम है, इस तरह से अगर आप सरफेस देखेंगे तो ज़्यादा हो गया। सो रूट हेयर जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का ज़्यादा होता है। और जो रूट हेयर्स हैं वो कांटेक्ट में होते हैं वाटर के, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे ये सॉइल पार्टिकल है, इसके बीच में पानी वानी भरा हुआ है, ये आराम से चले जाते हैं रूट हेयर्स वगैरह उसमें। सो कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। आप गैस कर सकते हैं कि किस तरह से वाटर जो है लीव्स तक, रूट से लीव्स तक मूव करता होगा। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने घर में सभी ने देखा है कि हमारे घर में सप्लाई होती है वाटर की। हमारे घर में वाटर की सप्लाई करने के लिए कुछ पाइप्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे सबमर्सिबल लगी हुई है और जो टंकी वगैरह होती है वो छत पे रखी होती है, और किस तरह से पूरे घर में पाइप्स वगैरह जो है उनकी सप्लाई, फिटिंग वगैरह जो होती है उससे वाटर की सप्लाई की जाती है। बस बिल्कुल इसी मैकेनिज्म से इस प्लांट में होता है। देखिए किस तरह से रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए और इनको धीरे 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 जाइलम की मदद से सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ आप ऐसा समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे ब्लड वेसल्स थी जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, बिल्कुल वैसे ही वाटर और वाटर प्लस मिनरल, मतलब जिसको हम सैप बोलते हैं, और फूड, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। सो वेल भोजो इज़ राइट, भोजो बिल्कुल सही है। भोजो ने ये बात बोली थी सप्लाई ऑफ वाटर वाली जो घर में होती है। सो प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से जितने भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स होती हैं। ये जो वेसल्स होती हैं कुछ स्पेशल तरीके के सेल से बनी होती हैं और वैस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप है सेल का जो कि एक स्पेशल तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सो वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज नोन एज जाइलम। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, मतलब मिनरल्स, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम होता है। जाइलम एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का, जो कि रूट से कनेक्ट रहते हैं, रूट और लीव, रूट से लीव तक कनेक्ट रहेंगे। किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू। सो रूट हैं, पेड़ की जड़ हैं, जड़ से लेके जो पत्ती है, पत्ती तक एक कनेक्शन जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस नेटवर्क्स आपको देखने को मिलेगा चैनल्स का, जिसके, और ये किसके थ्रू है, स्टेम के थ्रू और उसकी ब्रांचेस के थ्रू, और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को पूरे प्लांट में। सो पहली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर
and other vegetables in water if they are somewhat dry she want to know how water enters into them। कहने का मतलब ये है कि लेडी फिंगर और बाकी वेजिटेबल्स को इनकी मदर जो है पहली पूछना जा रही है कि मेरी मम्मी जो है वो लेडी फिंगर और बाकी वेजिटेबल्स को पानी में रखती हैं तो किस तरह से जब वो ड्राई होने लग जाते हैं किस तरह से वाटर जो है वो इनके अंदर एंटर करता है। सो यू नो दैट द लीव सिंथेसाइज फूड, सो फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड को जो है सभी पार्ट्स तक प्लांट के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन लीव्स में होता है। ये करने के लिए एक वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम का काम हुआ सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्टेशन करने का। ओके, जाइलम क्या करेगा? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, और फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम करेगा फूड। जाइलम की डायरेक्शन क्या रहेगी? रूट टू लीव, और फ्लोएम की डायरेक्शन क्या रहेगी? लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है पोटैटो की। बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रांसपिरेशन से। So in class 6 you learned that the plant release a lots of water by the process of transpiration। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाटर रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। सो प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो सारा प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते हैं। उसमें से कुछ वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। सो द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जैसा कि हमने समझा कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और वो जाइलम की मदद से सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया गया वाटर, तो उसमें से सारा पानी जो है काम में लिया नहीं जा रहा, यूटिलाइज किया नहीं जा रहा। उसमें से कुछ पानी जो होता है स्टोमेटा के द्वारा इवेपोरेट कर दिया जाता है लीफ की सरफेस से। उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है इसकी वजह से एक सक्शन पुल होता है, मतलब पानी को एक तरीके से खींचा जाता है और एक चेन बन जाती है। ठीक है, सो द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट सक्शन पुल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रॉ में होता है। स्ट्रॉ में होता है ना, एक बार शुरुआत में आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जब आप सक करने लग जाते हो तो धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लग जाता है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह का सक्शन पुल जो है वो जनरेट होता है जाइलम में और धीरे धीरे जो है खिंचता हुआ चला जाता है पानी, पुल होता जाता है। सो विच कैन पुल वाटर टू द ग्रेट हाइट्स ऑफ द टॉल ट्रीज। सो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है इसके द्वारा सक्शन पुल होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो पुल होता हुआ चला जाता है, चाहे कितने भी लंबे पेड़ हों उसमें भी। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन एक और चीज़ है, मैंने अभी मटके वाला बताया कि अगर सरफेस से इवेपोरेशन होगा तो वो सरफेस ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अगर लीफ के सरफेस से इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली लीफ ठंडी हो जाएगी। इस तरह से लीफ मतलब किसका पार्ट है? प्लांट का, सो प्लांट ठंडा हो जाएगा। ओके, तो ये इस चैप्टर में था। बाकी आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे और थोड़ी समराइज फॉर्म में मिलेंगी चीज़ें। हार्ट बीट वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं 70 to 80 टाइम्स पर मिनट्स इन एडल्ट्स। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।